अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 30 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इजी सा टॉपिक है, कोई इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन हो एक्स वाई की फॉर्म में, तो जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू जी, तो वो इक्वल होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साथ में dx आ जाता है, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई और साथ में dy लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने z एक फंक्शन ऐसा ले लिया जिसके अंदर 3 वेरिएबल आ रहे हैं x, y और w, तो आप क्या करते हैं, इस z का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और साथ में dx लगा दें, और इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y dy और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू w dw, यानी इन तीनों के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लिया, उन तीनों को जब आप ऐड करते हैं तो वो डेरिवेटिव ऑफ z के इक्वल होता है। ठीक है, अगर दो फंक्शंस होंगे तो दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव लेके प्लस करें, वो dz के इक्वल आ जाएगा, और 3 होंगे तो तीनों का पार्शियल डेरिवेटिव लेके आपने ऐड कर देना है, तो वो डेरिवेटिव ऑफ z आ जाएगा। एक्सरसाइजेस करते हैं। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल के टॉपिक में पहले हम थोड़ा सा ना डेरिवेटिव्स को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, आपने z का डेरिवेटिव आ जाएगा dz, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हमने ऊपर देखा है ना। क्या करते हैं हम, पहले विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, फिर आपने विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे हम x का पार्शियल डेरिवेटिव जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx आ जाएगा, क्योंकि हमने साथ dx भी लगाना होता है। इसी तरह से प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो आ जाएगा 2y, और साथ में हमने क्योंकि dy लगाना होता है तो 2y dy। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर x dx प्लस y dy बचेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन 2y। जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है z का, तो पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लेना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज। ठीक है, साथ में dx प्लस, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है, तो x क्यूब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन 2y का डेरिवेटिव cos 2y होता है, और साइन के बगैर सिर्फ 2y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2dy आ जाएगा, और यहाँ से भी आप x स्क्वायर कॉमन लेके उसको लिख सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है 2x माइनस 1 होल पावर 2x माइनस 1 और साथ में e पावर 3y मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है ना, तो ये जो कांस्टेंट है e पावर 3y, ये तो वैसे ही आ जाएगा, और इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 इंटू 1 माइनस 0, तो वो 2 आ जाएगा, साथ में dx लगा दिया आपने, प्लस अब आपने विद रिस्पेक्ट टू y जब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये x वाली टर्म कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, e पावर 3y का डेरिवेटिव e पावर 3y होता है, और 3y का अलग से लेंगे तो वो 3 आ जाएगा, और साथ में dy लगा दें, e पावर 3y कॉमन ले लें, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे z एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3w स्क्वायर है। जब आपने इसका डिफरेंशियल लेना है, अब देखिए 3 वेरिएबल आ गए ना, x y w, तो आपने पहले इस पूरे का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, फिर पूरे का विद रिस्पेक्ट टू y एंड फिर विद रिस्पेक्ट टू w, और तीनों को प्लस कर देना है। तो इसका x से लेंगे तो 2x आ जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट होंगे x की फॉर्म में, तो ये 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ 2x dx आ गया, प्लस अब ये 0 हो जाएगा y की फॉर्म में, ये 2 2 जार 4y, और इसमें क्योंकि y नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 4y dy आ गया। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू w करना है, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये दोनों 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 3 जार 6w dw आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा था, वो कॉमन लेके हमने इसका आंसर लिख दिया। लास्ट एग्जाम्पल है z इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर w। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है z के हिसाब, z का डेरिवेटिव लेना है आपने। ठीक है, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट है तो बाहर एज इट इज आ जाएंगे। अगर कांस्टेंट साथ में अकेला कांस्टेंट हो ना, फिर हम उसको 0 कर देते हैं, जैसे इन दोनों को 0 किया था हमने। अगर कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर वो कांस्टेंट वैसे ही आ जाता है, सिर्फ हम उसके जो एक्स क्यूब होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर w dx आ गया। अब आपने y के हिसाब से जब डिफ्रेंशिएट करना है तो एक्स क्यूब और w तो वैसे ही आएंगे, अंदर y का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, एक्स क्यूब 2y w dy। इसी तरह से जब आपने w के हिसाब से लेना है डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है, बाहर वैसे ही आ जाएंगे, w का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर dw। ठीक है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर वाई कॉमन ले लिया हमने, और बाकी अंदर हमारे पास जो टर्म बच गई। अब हम देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है कि अगर आपके पास फंक्शन है 2 वेरिएबल्स के अंदर, तो आपने पीछे देखा है कि आप उसका डेरिवेटिव इस तरह से लेते हैं। ठीक है, अगर हम इससे रिवर्स में लेकर जाएं,
रिवर्स में लेकर जाने का मतलब क्या है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है डी जी इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखें डी एक्स के साथ जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे dx के साथ p आ रहा है, तो dx के साथ जो वैल्यू होगी वो हमेशा p की वैल्यू होगी, और यहाँ पे dy के साथ क्योंकि q है तो यहाँ dy के साथ जो भी वैल्यू आ रही है वो आप कहेंगे वो q होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कहेंगे p इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड q जो होगा वो इक्वल होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप p का जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव ये वाला, इसको आप अगेन विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू y जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा, नीचे पार्शियल डेरिवेटिव x के हिसाब से तो है, साथ में y वाला भी लिख देंगे हम। इसी तरह से इसको अगर q को आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें तो फिर क्या होता है कि ऊपर डबल डेरिवेटिव जब लेंगे तो ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ऑलरेडी y है, अब x के हिसाब से करें तो x भी साथ में लिख देंगे। और यहाँ से आप देखें कि ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, पहले y और x आए या पहले x और फिर y आए, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमारे आंसर के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इससे हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट हमें पता चली एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है। अगर आप dx वाली जो टर्म है p उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y और dy वाली जो टर्म है q उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, इसे हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जाम्पल करते हैं, डी जी इज इक्वल टू, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, अब इसमें देखें dx के साथ जो होता है वो p होता है ना, तो p हमारा हो जाएगा 3x² प्लस 4y², और dy के साथ जो होता है वो q होता है, तो q हो जाएगा यहाँ पे 8xy। दोनों हमने लिख लिए। अब p का हमने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना होता है और q का विद रिस्पेक्ट टू x, ऊपर भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, p का विद रिस्पेक्ट टू y और q का विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है, तो x² वाली टर्म तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगी, यहाँ पे 2 4 जार 8y आ जाएगा। इसी तरह से q का हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, तो 8y तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो वो 8y आंसर आता है। तो आप देखें कि दोनों का आंसर इक्वल है, इसका मतलब है कि डी जी जो है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, डी जी इज इक्वल टू 1 प्लस 8y dx प्लस 5x² dy। यहाँ से पहले सबसे पहला काम आपने क्या करना है, p और q को अलग अलग कर लेना है, तो dx के साथ जो वैल्यू है वो p हो जाएगी और dy के साथ जो वैल्यू है वो q हो जाएगी, दोनों हमने अलग अलग कर ली। अब हमने p का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 8x कांस्टेंट है, अंदर y का 1 आ जाएगा तो वो 8x, और q का हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना होता है, तो 5 2 जार 10x। अब दोनों क्योंकि इक्वल नहीं आए इसलिए जो डी जी है इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब ये जो है ना ये आपको एक्सरसाइज दी हुई है हैंडआउट्स के अंदर, तो ये सॉल्व नहीं की हुई आपकी बुक में, तो मैंने ये सारी आपके लिए सॉल्व कर दी हैं, तो इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है हमारा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हैंडआउट्स में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की हुई थी, वो मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, तो थोड़ा सा ये लेंथी होने वाला लेक्चर, तो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी। एक्सरसाइज में आपको पहला फंक्शन दिया हुआ है, आपने बताना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है, तो हमने क्या करना होता है, dx के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो p की वैल्यू होती है, dy के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो q की वैल्यू होती है। अब आपने p का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लेना है और q का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, 4x³ तो कॉन्स्टेंट है, y³ का हो जाएगा 3y² और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 12x³ y²। इसी तरह से q में आपने क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो 3 और y² तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही रहेंगे, x4 का 4x³ आ जाएगा डेरिवेटिव, इनको भी मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों आंसर्स क्योंकि सेम आ रहे हैं तो इसलिए डी जी इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, dx वाली टर्म को हमने p के साथ लिख लिया और dy वाली टर्म को हमने q लिख दिया। अब p को विद रिस्पेक्ट टू y जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x³ कांस्टेंट एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 तो 4x³ आ गया और 2x यहाँ पे कांस्टेंट है, y³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3y², 3 2 जार 6xy²। ये आपके पास एक आंसर आ गया। दूसरा आपने क्या करना है, q का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के हिसाब से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x³ और यहाँ पे x² का आ जाएगा 2x, 3 और y एज इट इज़, इनको भी मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखें कि दोनों आंसर सेम आए हैं, इसलिए ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, dx के साथ वाला p लिख लिया हमने और dy के साथ वाला q, दोनों को अलग अलग कर लिया। अब आपने p का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशियल लेना है, तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ये 15 और x वाली ये दोनों टर्म्स तो वैसे ही आएंगी ना, y स्क्वायर का जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो वो 2y आ जाएगा, प्लस इसी तरह से 2x कांस्टेंट है वैसे ही आएगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, इनको मल्टीप्लाई कर दें 30y e पर 3x, 2 2 4xy, एक साइड का आंसर आ गया। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, q को हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो 10y तो एज इट इज आएगा ना, e पर 3x का डेरिवेटिव e पर 3x का अलग से डेरिवेटिव पावर का लेंगे तो वो 3 आ जाएगा, 10 3 30y e पर 3x आ गया। यहाँ पे आपने x का डेरिवेटिव लेना है 2x, साथ में y कांस्टेंट एज इट इज 2xy आ गया। अब ये 30 तो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ 4 था, यहाँ 2 आ रहा है, दोनों सेम नहीं आ रहे, इसलिए ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा। नेक्स्ट के अंदर भी हमने p और q सेपरेट कर लिए, p का विद रिस्पेक्ट टू y जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, e पार 2y का डेरिवेटिव पहले तो e पार 2y एज इट इज लिखा जाता है, फिर पावर का अलग से डेरिवेटिव लिया जाता है, 2y का अलग से डेरिवेटिव लेंगे वो 2 आ जाएगा, माइनस इस 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4y, ये स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 4y आएगा, सॉरी, ठीक है। और e पर 3x कांस्टेंट था तो वो एज इट इज, ये आप नोट्स में भी करेक्शन कर लीजिएगा, कुछ मिस्टेक्स हैं नोट्स में, जाहिर है वो जब लिखते हुए हो जाती हैं तो मैं वीडियो लेक्चर्स में ठीक करवा देती हूँ, आप उनको करेक्ट कर लिया करें नोट्स के अंदर। अब q के अंदर क्या होगा, हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का अंदर 3x स्क्वायर होगा, 3 2 6x e पार 2y, यहाँ पे 2y एज इट इज, e पार 3x का डेरिवेटिव पहले तो वैसे ही 3x का अलग से लेंगे तो 1, तो ये दोनों देखें सेम नहीं आ रहे, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। लास्ट है फिफ्थ हमारे पास यहाँ पे, इसमें भी हमने p अलग कर लिया पहले और ये जो q है वो अलग कर लिया। अलग करने के बाद अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y हमने डिफरेंशिएट करना है, तो y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर आएगा, बाहर 4 और cos 4x एज इट इज, प्लस 3x स्क्वायर एज इट इज, cos 2y का डेरिवेटिव माइनस sin 2y होता है और 2y का अलग से लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर दें, 12y स्क्वायर cos 4x प्लस माइनस 3 2 6x स्क्वायर sin 2y। इसी तरह से जब आपने q का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3y स्क्वायर वैसे ही रहेगा, sin 4x का cos 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 4x का अलग से लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, 2 बाहर वैसे ही, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और y वाली टर्म भी कांस्टेंट है तो एज इट इज, मल्टीप्लाई करके देखें कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है, सॉरी ये जो z है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, के जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं जब आप उनकी इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर क्या प्रोसीजर होता है। अगर आपके पास डी जी इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है, जिसमें पी इसके इक्वल है और क्यू इसके इक्वल है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, तो आप जब पी की इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास जी आता है, और जब आप क्यू की इंटीग्रेशन करते हैं तो भी आपके पास जी आता है, फिर आप दोनों को मर्ज कर देते हैं तो आपके पास जी की वैल्यू आती है, यानी रिवर्स प्रोसेस है ना, कि डी जी डेरिवेटिव दिया हुआ है हमें, ठीक है, और p वाला जो है उसका अलग से आप इंटीग्रल ले लें, q वाली वैल्यू का अलग से इंटीग्रल ले लें, फिर आप दोनों को मिला के लिख देंगे तो आपके पास फंक्शन z आ जाएगा, यानी ये जो डेरिवेटिव दिया हुआ था ये किस फंक्शन का दिया हुआ था, z का दिया हुआ था, तो वो z आप फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। डी जी हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है डी एक्स वाली वैल्यू p की होगी और डी वाई वाली वैल्यू q की होगी, हमने सेपरेट कर लिए। अब हमने ऊपर देखा था कि हमने इंटीग्रल लेना होता है पी डी एक्स का और क्यू डी वाई का, तो ये p है हमारे पास, इंटीग्रल पी डी एक्स में p की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे इंटीग्रल क्यू डी वाई में q की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 एज इट इज़, y भी एज इट इज़, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो वो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। x का आपने जब इंटीग्रल लेना है तो वो x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। क्या होता है इंटीग्रेशन में, पावर में 1 प्लस करते हैं और उसी सेम पावर के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी पावर 1 थी ना, तो 1 + 1 2 over 2 प्लस 6 कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन हो जाती है x स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे आपको पता है कि इंटीग्रेशन में हम c ऐड करते हैं, लेकिन जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल के हिसाब से हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो c कांस्टेंट की जगह जब हम उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपने एक y का फंक्शन यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इसी तरह से जब आप इस साइड पे आ जाएं कि x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब को आपने y के हिसाब से इंटीग्रेट करना है, तो x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी, प्लस 2y क्यूब की इंटीग्रेशन y 4/4,
तो अब यहाँ पे c ऐड करने के बजाय हम इसको जब y से इंटीग्रेट कर रहे थे तो आपने x वाला फंक्शन ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये एक नई चीज़ है आपके लिए कि c की जगह आपने x वाले डिफरेंशियल के अंदर y वाला फंक्शन ऐड करना है और y वाले डिफरेंशियल के अंदर x वाला फंक्शन ऐड करना है। अब देखें x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर प्लस fy, ये इसका आंसर आ गया और इसका भी आंसर आ गया। अब इनको हमने मिला देना है, यानी दो जो z की वैल्यूज आई हैं हमने उसको मिला के एक वैल्यू बनाना है। तो देखें x स्क्वायर वाई तो दोनों में सेम आ रहा है ना, वो आप एक दफ़ा लिख दें। फिर इसमें 3x स्क्वायर आ रहा है, वो आपने 3x स्क्वायर लिखा। फिर f ऑफ y यानी सिर्फ y का फंक्शन, तो वो इसके अंदर ये हमारे पास y का फंक्शन था y पावर 4/2, वो हमने लिख दिया। तो ये दोनों वैल्यूज तो लिखी गई। अब इस पे जब आपने f ऑफ x लिखना है तो f ऑफ x का मतलब है सिर्फ x का फंक्शन, तो वो सिर्फ x का फंक्शन इसमें था जो हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर fy की वैल्यू ये हो जाए y4/2, यानी इसकी जगह हम पुट कर दें y4/2, और f ऑफ x की वैल्यू हो जाए जो इधर x का फंक्शन है 3x स्क्वायर, तो अब आप देखें ये दोनों इक्वल हो गए हैं। इसमें जो तीन वैल्यूज़ हैं वही तीन वैल्यूज़ इसमें भी आ गई हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि fy और fx की वैल्यूज़ क्या होंगी, वो हमने पुट करके दोनों सेम बन गए थे तो हमने उसको एक दफ़ा लिख दिया। तो इस तरह से हमने z फाइंड कर लिया एग्जैक्ट डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए, उसकी इंटीग्रेशन करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेट dz। आपको फंक्शन दिया हुआ है तो ये जो dx वाला है ये हम p लिख लेंगे और ये जो dy वाला फंक्शन है इसको हम q लिख लेंगे। और हमने बनाना क्या है कि आंसर ये आना चाहिए आपका z का, जैसे ऊपर हमारा z का ये आंसर आया था ना, इस तरह से हमने ये आंसर लेकर आना है। तो हमने p और q की वैल्यू सबसे पहले अलग अलग कर लेनी है, ठीक है जी। ये देखें हमने p की वैल्यू अलग कर ली, q की वैल्यू अलग कर ली। उसके बाद हमने इंटीग्रल लेना होता है p का विद रिस्पेक्ट टू x और q का विद रिस्पेक्ट टू y, वो हमने लिखा। इसमें p की वैल्यू पुट कर दें, इसमें q की वैल्यू पुट कर दें। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि हम x के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 8e⁴x एज इट इज़, और e की पावर अगर x के अलावा कुछ और हो तो हम उसके साथ डिवाइड भी कर देते हैं। तो 4 के साथ डिवाइड कर दिया हमने, प्लस x की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x²/2 हो जाएगा बाय y² एज इट इज़। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो x² y² बच गया, और यहाँ पे 4 2 8 होता है 2e⁴x। साथ में अब क्योंकि हम x के हिसाब से इंटीग्रेशन कर रहे थे तो c की जगह हमने एक y का फंक्शन ऐड कर देना है यहाँ पे। इसी तरह से q की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, अब हमने क्योंकि y के हिसाब से करनी है ना, तो 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। cos की इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो वो हो जाती है साइन, और cos के साथ एंगल सिंगल ना हो यानी थीटा x या y उसके अलावा कुछ और हो तो जो यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट होता है वो हम डिवाइड भी करते हैं। तो cos 4y है तो 4 यहाँ पे डिवाइड भी होगा, प्लस 2x² y की इंटीग्रेशन y²/2 हो जाएगी, और साथ में इसमें फंक्शन ऐड होगा f ऑफ x, ठीक है जी, क्योंकि हमने इसको y से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया है। तो अब f ऑफ y की वैल्यू क्या होनी चाहिए और f ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। देखें जी, हमने f ऑफ y की जगह y का फंक्शन पुट करना है ना, तो इस साइड पे देखें खाली y का फंक्शन कौन सा है, ये है जिसके अंदर x नहीं आ रहा, तो यानी इसकी जगह sin 4y आना चाहिए, ठीक है। और इस साइड पे देखें तो f ऑफ x की जगह हमने वो फंक्शन पुट करना है जिसमें जो इस साइड पे सिर्फ x का फंक्शन हो, तो वो ये है, क्योंकि इसके अंदर कोई y नहीं आ रहा तो 2e⁴x यहाँ पे पुट करेंगे, तो फिर ये दोनों सेम बन जाएंगे, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, आप पहले ये वाला फंक्शन लिखते हैं, 2e⁴x लिखा हमने, प्लस x² y² लिखा, और f ऑफ y की जगह देखें इधर कौन सा फंक्शन है जो सिर्फ y का है, तो वो ये है sin 4y, तो इसकी जगह हमने sin 4y लिख दिया। अब आप इसकी तरफ आ जाएं, sin 4y है सबसे पहले, वो हम लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। x² y² भी हम लिख चुके हैं, और f ऑफ x की जगह ये वाला फंक्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने z की वैल्यू फाइंड कर ली, और क्वेश्चन के अंदर यही वैल्यू हमें दी हुई थी जो हमें प्रूफ करनी थी। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एरिया एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड कर्व, कि अगर आपके पास एक कर्व है जो कि क्लोज है, ठीक है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट कि जब हमारे पास एक सिंगल कर्व होती थी तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता था, एक एंड पॉइंट होता था, हम उसको x1 x2 से शो करते थे। तो और ये जो ऊपर कर्व थी उसको हम y कहते हैं या f ऑफ x कहते हैं। तो जब आप y की इंटीग्रेशन करते थे या उस f ऑफ x लिख लें, जो मर्जी लिख लें आप, f ऑफ x की इंटीग्रेशन करते थे तो आप x की लिमिट्स पुट करते थे यहाँ पे और साथ में dx लगाते थे। लेकिन अगर कर्व्स दो आ जाती हैं, जैसे ये एक कर्व ऊपर वाली है और दूसरी नीचे वाली है, तो इनके इन बिटवीन एरिया जब आपने फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। आप देखें ये जो ऊपर वाली कर्व है ना, ये वाली, इस कर्व के नीचे सारा एरिया आप फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। तो वो
पहला एरिया हो जाएगा। उसके बाद ये जो सेकंड कर्व है इसके नीचे वाला सारा एरिया फाइंड करेंगे, तो उस पूरे सारे एरिया में से ये नीचे वाला एरिया आप माइनस कर देंगे तो ये इनके अंदर वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स नीचे वाली जो है ना उसको हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स से शो कर दिया और ऊपर वाली को स्मॉल एफ ऑफ एक्स से। तो आपने स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाला एरिया फाइंड करना है और उसमें से माइनस कर देना है कैपिटल एफ ऑफ एक्स के एरिया को। ठीक है, और इंटीग्रेशन दोनों की सेपरेट है तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप इंटीग्रेशन इकट्ठी कर लें और अंदर उनको माइनस कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें माइनस है, माइनस क्या शो कर रहा है कि आप इधर से माइनस कॉमन ले लें। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या बनता है कि आप माइनस कॉमन ले लिया था और अंदर इंटीग्रल वाई डी वाई, वाई अब किसे शो कर रहा है, वाई हमें शो कर रहा है जो हमारा फंक्शन था दोनों के दरमियान का एरिया। तो ये इसका जो फॉर्मूला है ये आपने याद रखना है कि इनक्लोज्ड एरिया, ये जो सर्कल है ना इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर जो सर्कल होता है ये शो करता है कि रीजन क्लोज्ड है। जैसे एक ट्रायंगल है वो क्लोज्ड होती है, एक रेक्टेंगल है क्लोज्ड होती है, स्क्वायर है क्लोज्ड होता है। तो उनके अंदर का एरिया जब आपने फाइंड करना है तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर छोटा सा सर्कल लगा दिया जाता है। ठीक है, क्या शो करता है ये कि क्लोज्ड बाउंड्री है। एग्जाम्पल करते हैं, डिटरमिन एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू 4x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, दो कर्व्स आपको दी हुई है यहाँ पे, यानी y की दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक को हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स कह देते हैं, एक को कैपिटल कह देते हैं। पीछे हमने यही कहा था ना कि हमने माइनस कर देना होता है उनको। अब इसकी जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये दोनों फंक्शंस लिख लेते हैं। हमें x की लिमिट्स फाइंड करनी है क्योंकि हमने ऊपर जो पीछे पढ़ा था इंटीग्रल, यहाँ पे एंड पे जो हमने पढ़ा है माइनस वाला, इसमें हमें x की लिमिट्स चाहिए होती है ना x1 से x2 तक। तो हमें लिमिट्स तो पता होनी चाहिए पहले। तो हम क्या करते हैं, ये जो दोनों हैं इनमें देखें y और y इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी दोनों इक्वल होंगी। x क्यूब इक्वल होगा 4x के, 4x यहाँ के माइनस हो जाएगा, दोनों में से आप x कॉमन ले लें, अंदर x स्क्वायर माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। अब इस x को आप अलग से 0 कर लें, x स्क्वायर माइनस 4 को अलग से 0 कर लें। एक तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ से 4 दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा और जब आप अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट जब ओपन होता है तो दो साइन आते हैं। और जब प्लस माइनस 2 आ रहा है तो हमने अब कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव। फंक्शन हमें ऊपर जो दिया हुआ है x का उसमें बताया हुआ है कि x जो है वो पॉजिटिव है, यानी उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। तो ये नेगेटिव वाला इग्नोर कर दें, सिर्फ +2 हमारा आंसर आएगा। तो लिमिट्स हमारे पास आ गई 0 से 2 तक। ठीक है, देखें जी, एक फंक्शन जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब था उसमें हमारी लिमिट 0 से 2 तक होंगी और जो y इज इक्वल टू 4x है उसमें हमारी लिमिट्स 2 से 0 तक होंगी। ठीक है, यानी वो एक दूसरे के उलट होते हैं ना। यहाँ पे हमने पीछे भी जो देखा है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये आप ठीक कर लीजिएगा, x2 से x1 तक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन हमने लिखा, फॉर्मूला लिखा माइनस क्लोज जो रीजन है उसका इंटीग्रल, साथ में y dy। अब y की जगह क्या आएगा, ये माइनस तो एज इट इज, y की जगह क्या आएगा, आपने देखें यहाँ पे पहले ऊपर वाला फंक्शन पुट करना है एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस लगा के ये वाला फंक्शन पुट करना है 4x। इसकी लिमिट 0 से 2 तक होंगी इस तरह से, और इसकी लिमिट्स 2 से 0 तक होंगी। आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें, बाहर वाला माइनस एज इट इज, एक्स क्यूब की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x 4/4 हो जाएगा और यहाँ x की इंटीग्रेशन होगी तो वो 4x²/2 आ जाएगा। तो वो हमने देखें जी यहाँ पे इनकी इंटीग्रेशन कर ली, लिमिट साथ में लिख दी 0 से 2 और इसकी 2 से 0 तक थी। बाहर वाला माइनस एज इट इज, अब इसमें अपर लिमिट पुट करनी है 2/4, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करनी है 0/4। ठीक है, प्लस ये वाला प्लस, और अब इस फंक्शन के अंदर ये कटिंग हो जाएगी तो 2x² बचेगा। 2x² के अंदर अपर लिमिट पुट करें 0, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 2। इनको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम वगैरह लेके तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट देखें जी, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस O, A एंड B। अब आपने ना ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको पहले तो साइड्स पता होनी चाहिए ना। ट्राइंगल यानी इस तरह की है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, और O, A, B ये आपने उसकी साइड्स, O जो है वो ओरिजिन है 0 0, A 5 3 है और B जो है वो 2 6 है। ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम कि इसकी तीनों साइड्स की स्लोप निकालनी है। O A की स्लोप्स निकालनी है, ठीक है,
ए बी या बी ए की स्लोप निकालनी है और साथ में फिर ओ बी की स्लोप निकालनी है। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, स्लोप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 यहाँ पे हम o और a को कंसिडर कर रहे हैं ना, ये o और a है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, यहाँ पे भी x होगा और ये y होगा, तो ये y2 में से y1 आपने माइनस कर देना है, ठीक है, 3 माइनस 0। इसी तरह से x2 में से आपने x1 माइनस कर देना है 5 माइनस 0, तो वो 3/5 आ गया। इसी तरह से बी ए की जब आपने फाइंड करनी है तो इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, 6 में से आप 3 माइनस करेंगे, ओवर के नीचे 2 में से 5 माइनस करेंगे, तो आंसर -1 आ जाएगा। इसी तरह से ओ बी के लिए आपने ये ओ और बी कंसिडर करना है, 6 में से 0 माइनस होगा, 2 में से 0 माइनस होगा, 6/2 3 आंसर आ जाता है। अब हमने इनकी इक्वेशंस भी निकालनी है, क्योंकि जब हमने एरिया फाइंड करना है ना तो हमें इक्वेशंस पता होनी चाहिए ना जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। जैसे पीछे आपको पिछले एग्जांपल में एरिया जब फाइंड करना था तो दोनों इक्वेशंस दी हुई थी, तो हमें भी इनके दरमियान का जब एरिया फाइंड करना है तो इन तीनों साइड्स की इक्वेशंस पता होनी चाहिए, तभी हम अंदर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशंस फाइंड करने के लिए बेसिकली हमने पहले स्लोप फाइंड किया, क्योंकि इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है ना पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब y1 और x1 हम o a को यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें o जो है वो पहला पॉइंट है, तो y1 और x1 की जगह तो 0 आ गया, और m की जगह स्लोप o a की स्लोप हमने ऊपर निकाली थी 3/5, ठीक है, वो पुट करके हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी साइड की भी बी ए की भी इक्वेशन निकालनी है हमने, तो उसके लिए भी यही सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब बी ए के अंदर जो पहला पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे a अगर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 3 आ रहा है, तो वो हमने 5 और 3 पुट कर दिया, साथ में स्लोप इनकी -1 आई थी बी ए की, वो हमने यहाँ पे लिख ली, और इसको सिंप्लीफाई करके y की इक्वेशन आ गई। अब तीसरी साइड हमारी रह गई है ओ बी, आपने ओ बी की इक्वेशन निकालनी है। तो ये देखें जी, इसमें भी वही सेम फार्मूला, अब इसमें पहला पॉइंट ओ बन रहा है, तो आपने ओ की पॉइंट 0 0 पुट कर दिए, साथ में लिमिट्स और स्लोप पुट करके इक्वेशन आ गई। अब हमने एरिया जब फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला लिखा हमने, क्योंकि इंटीग्रेशन क्लोज होगी ना रीजन की, क्योंकि जो ट्राइंगल होती है वो क्लोज होती है, तो वाई डी वाई। अब माइनस एज इट इज़, अंदर हमने तीनों की इंटीग्रेशंस को ऐड करना होता है, तो पहले हम क्या करते हैं, ओ ए की इक्वेशन लिखी 3/5x जो हमने अभी यहाँ पे निकाली थी, देखें जी, ओ ए की इक्वेशन हमने निकाली थी 3/5x, तो इंटीग्रेशन 3/5x dx। फिर हमने बी ए की लिखनी है, वो है -x + 8, तो -x + 8, और ये दूसरी है तो इसके साथ dy लगा दें, और तीसरी साइड जो है हमारे पास, सॉरी ये y नहीं x होगा, ठीक है, पूरा फंक्शन आपने x की फॉर्म में लिखना है। और तीसरी जो हमने यहाँ पे निकाली है वो y इज इक्वल टू 3x है, तो यहाँ पे 3x और dx। अब ये लिमिट्स कैसे लगाएंगे, लिमिट्स का भी तो पता होना चाहिए ना आपको, लिमिट्स आपने कैसे लगानी है। ओ ए की जब हमने इक्वेशन लिखी है तो पॉइंट ओ के अंदर x की वैल्यू 0 थी और पॉइंट ए के अंदर x की वैल्यू 5 थी, तो हम 0 से 5 तक गए हैं, तो हमने ये 0 से 5 तक लिख ली, ठीक है। फिर बी ए के अंदर फिर हमने क्या देखना है, बी ए सॉरी ए बी, तो ए बी के अंदर पहला पॉइंट ए बनता है, इसको बी ए लिख लें या ए बी लिख लें, ठीक है, जो आप ज़्यादा ए बी वैसे बेटर रहेगा, क्योंकि ए पहले आता है बी बाद में आता है। अगर इस तरह से भी आप लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है, बस आपने ये ख्याल रखना है कि ए पॉइंट क्योंकि पहले आता है ना, तो आपने ए की लिमिट ये पहले लेनी है और बी की जो एक्स लिमिट होगी वो बाद में लेनी है, तो 5 2, तो हम 5 से 2 तक गए हैं, ठीक है। तीसरी हमने जो लाइन लिखी थी वो ओ बी की थी, तो ओ बी के अंदर पहले ओ आता है फिर बी आता है, तो ओ में एक्स की वैल्यू 0 है और बी में एक्स की वैल्यू 2 है, तो ये बी ओ जो है वो 2 से 0 तक आ जाएगा, ठीक है, बी ओ के अंदर 2 से 0 तक। देखें ये आपने जो ट्रायंगल बनाई थी उसमें देखें ओ से ए तक गए हैं हम, फिर ए से बी तक गए हैं और बी से ओ तक आए हैं, तो ओ से ए तक जाने के लिए पहले हमने ओ की वैल्यू लिखी फिर ए की लिखी 0.5, ठीक है। उसके बाद हम ए से बी तक गए हैं, यूं मूव कर रहे हैं ना हम, ए से बी तक जाने के लिए पहले अब हम ए की वैल्यू देखेंगे फिर बी की वैल्यू देखेंगे, तो 5 से 2 तक है, तो हमने यहाँ पे 5 से 2 तक लिमिट्स लगा दी। उसके बाद तीसरे आपने जब साइड देखनी है तो आप ए से बी तक गए हैं, अब आप बी से ओ की तरफ आएंगे, तो बी से ओ की तरफ जाने के लिए पहले आप बी देखेंगे 2 और फिर ओ देखेंगे 0, तो वो आ जाएगा 2 से 0 तक,
ठीक है, इस तरह से आपने लिमिट्स लिखनी है। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, बाहर वाला माइनस तो वैसे ही रहेगा, 3/5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन x²/2 और इसकी लिमिट साथ में लिखनी है आपने। यहाँ पे माइनस x की लिमिट, x की इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगी, प्लस 8 है, 8 के अंदर कांस्टेंट है 1, उसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी, साथ में लिमिट्स 5 से 2 तक आ गई, प्लस 3x की इंटीग्रेशन x² होगी और इसकी लिमिट्स भी आपने साथ में लिख दी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3/5 एज इट इज, इधर अपर लिमिट पुट करनी है 5 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है 0 का स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पे भी पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, वो आ जाएगी 2, ठीक है, प्लस 8 इंटू अपर लिमिट पुट की तो 2, पूरे फंक्शन के अंदर अपर लिमिट पुट कर ली। अब माइनस लगा के आपने इस पूरे फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट करनी है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस 8 इंटू 5, प्लस अब इसके अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे 0, तो वो हमने 0 पुट की, और फिर लोअर लिमिट पुट कर देनी है आपने 2, वो हमने पुट कर दी। अब ये इनको सिंप्लीफाई कर लें, 25/2 आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4/2 2, 8 2 जार 16, तो ये आपके पास 14 आंसर आ जाएगा। माइनस इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 55/2 और यहाँ पे 0 के साथ डिवाइड होकर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जार 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको आपने इकट्ठा करके इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इनका एलसीएम लेके ये आंसर आ गया, यहाँ पे -6 है और ये 14 है। अब इन चारों का आप एलसीएम ले लें, नीचे 2 है, एलसीएम 2 आ जाएगा और सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर 12 आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या होता है? इफ अ फील्ड एग्जिस्ट इन XY प्लेन प्रोड्यूसिंग अ फोर्स F ऑन अ पार्टिकल एट K, यानी आपके पास एक फील्ड है जो कि फोर्स प्रोड्यूस कर रही है किसी पार्टिकल के ऊपर, और उस पार्टिकल को हम K का नाम दे देते हैं। देन फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। फोर्स 2 कंपोनेंट्स की हो सकती है, एक टेंजेंट के अलॉन्ग, दूसरी नॉर्मल के अलॉन्ग। टेंजेंट के अलॉन्ग को F1 कह दें, नॉर्मल के अलॉन्ग जो है उसको FA कह दें। अप्रॉक्सीमेट वर्क डाउन जब आपने निकालना है तो कैसे निकालना है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उन सबको ऐड कर देना है ना आपने, यानी उनका समेशन ले लेना है, साथ में FT डेल्टा S जो है ये यहाँ पे डिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। और जब आप समेशन के साथ लिमिट लगा देते हैं तो लिमिट और समेशन दोनों मिलके हमेशा इंटीग्रल बना देते हैं, साथ में FT और डेल्टा S की जगह हम DS लगा सकते हैं। अब AB हमने यहाँ पे क्यों लिख दिया है? ताकि ये 2 पॉइंट्स के दरमियान वर्कडन होता है ना, वर्कडन हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान होगा जिनके दरमियान हम डिस्टेंस ले रहे हैं A से B तक, और उस AB को आप C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। C क्या है? एक कर्व है जिसमें y = f(x) होगा बिटवीन A एंड B। ऑल्टरनेटिव फॉर्म, अगर आप इसको PQ की फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसको, तो फिर कैसे लिखेंगे? इफ f of t हैज़ अ कंपोनेंट P इन x डायरेक्शन एंड Q इन y डायरेक्शन, यानी जो ऊपर फोर्स थी इसके 2 कंपोनेंट हमने पहले टेंजेंट और नॉर्मल के अलॉन्ग लिया ना, तो उसके बजाय हम P और Q ले लें x और y में, तो वो P डेल्टा x प्लस Q डेल्टा y बनेगा। और जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगी, इंटीग्रेशन AB P dx प्लस Q dy, और इंटीग्रेशन AB की जगह आप C भी लिख सकते हैं, तो P dx प्लस Q dy, C यहाँ पे क्या है? एक कर्व है। तो ये हमने आज सिर्फ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया लाइन इंटीग्रल का, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको लेक्चर 30 के अंदर, थोड़ा सा मुझे पता है ये टफ था, ठीक है, तो लेकिन आप इसको बार बार जब रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।